कहानी की शुरुआत में जीजी एक बड़े से रेस को तोड़ रही होती है। साथ ही में अपने मॉम डैड से कह रही थी कि मुझे उस क्रिपल्ड इंसान हो से शादी नहीं करना है। एक्चुअल में वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और उसने इनके घर रिश्ता भेजा हुआ है। जीजी कहती है कि हम इतने अमीर हैं, मुझे उस क्रिपल्ड इंसान से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि बेटा, हम उसकी शादी को मना नहीं कर सकते हैं। उस वो बहुत ही अमीर है और हमें बर्बाद कर सकता है। इस बात पर जीजी का कहना था, तो एनी भी तो हमारे घर की ही बेटी है ना, तो क्यों ना हम उसकी शादी उससे करा दें। इससे मेरा भी पीछा छूट जाएगा। वो अपने मॉम डैड के सामने फुल ऑन तमाशा कर रही होती है, मरने की एक्टिंग कर रही होती है कि अगर उन लोगों ने मेरी शादी कराई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तभी एंट्री लेती है इस कहानी की हीरोइन एनी, जो कि इनकी फर्स्ट वाइफ की डॉटर थी। वो यहाँ पर आती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं हुआ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही जीजी और उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती हैं कि चलो अच्छा है, लगे हाथ इस रिश्ते से भी पीछा हमारा छूट जाएगा। और यहाँ पर एनी भी इस तरीके से उस इंसान से शादी करके ये घर से चली जाएगी। अब पहले तो कहती है कि पहले आप इन दोनों को यहाँ से भेजिए, मुझे आपसे बात करना है इस बारे में। ये मेरी फैमिली कभी नहीं बन सकते हैं। बचपन से लेकर के आज तक जीजी हमेशा ही एनी को बुली करते हुए आई है। वो कभी भी उस लेडी को पसंद नहीं की क्योंकि वो उससे नफ़रत करती थी। उसने उसकी मॉम की जगह ली थी और एक्चुअल में ये लोग बुरे भी थे। उनके जाने के बाद एनी अपने डैड के सामने शर्त रखती है कि अगर वो कंपनी के 30% शेयर उनके नाम कर देंगे तो फिर वो इस तरीके से हुआ से शादी करने के लिए तैयार है। और उसके बाद 30% शेयर के बाद 2 बिलियन रुपीज़ भी चाहिए। एनी बस उतना ही माँग रही थी जितना कि उसकी मॉम डिज़र्व करती थी इस घर में रहने के बाद। कुछ सोचने के बाद उसके डैड एनी को वो सारी चीज़ें देने के लिए हाँ कह देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जीजी उस क्रिपल्ड इंसान से शादी करे। एनी अगर शादी करके यहाँ से चली जाती है तो क्या ही प्रॉब्लम है, लगे हाथ 2 प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। एनी कहती है तो फिर ठीक है, अगर आप यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं उस इंसान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपको जब शादी कराना हो करा देना। उसके डैड कह रहे होते हैं, लेकिन तुम पिछले 3 सालों से तो अपने बॉडीगार्ड रुआन से प्यार करती हो ना, तो फिर अचानक से तुम मुझसे शादी करने के लिए कैसे हाँ कह दी? कुछ सोचते हुए एनी कहती है, मुझे डर्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। उसकी एक्चुअल स्टोरी यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। जहाँ 3 साल पहले एनी अपने लिए एक बॉडीगार्ड सेलेक्ट कर रही थी, तो वो रुआन से मिली थी। वो फर्स्ट मीटिंग में ही रुआन को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड चूज़ कर लेती है। लेकिन पिछले 3 सालों में वो रुआन को अपना जितना भी प्यार जताती थी, वो उससे उतना ही दूर जाते जाता था। उसने कभी उसकी तरफ मुड़ कर के नहीं देखा और हमेशा ही सिर्फ बॉडीगार्ड बन के रहा। अभी कुछ दिन पहले एनी को सच्चाई पता चलता है, रुआन कोई गरीब इंसान, कोई बॉडीगार्ड नहीं है। एक्चुअल में वो एक बहुत ही बड़ी अमीर फैमिली से बिलॉन्ग करता है। वो उसकी स्टेप सिस्टर जीजी को पसंद करता है। इसी वजह से यहाँ पर वो एनी का बॉडीगार्ड बन के रह रहा है और ये कुछ दिनों तक और ये ड्रामा करने वाला था। फिर खुद ही अपने इस आइडेंटिटी को वो रिवील करने वाला था। एनी को जब ये चीज़ पता चलता है तो वो फाइनली समझ जाती है कि क्यों ही रुआन ने उसे कभी पसंद नहीं किया और वो तो सिर्फ जीजी के करीब रहने के लिए उसका बॉडीगार्ड बन करके रह रहा होता है। ये सच जानने के बाद वो देखती है कि उसने जीजी की कितनी सारी चीज़ें अभी तक कलेक्ट करके रखी हुई है। वो उसके कमरे में जाती है तो रोहान उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और तुम इस तरीके से बिना नॉक किए मेरे कमरे में एंटर नहीं कर सकती हो। एनी कहती है मैंने तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखा हुआ है। कल बाहर जाना है शॉपिंग पर, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो। रोहान ओके बोल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे होते हैं तो रोहान एनी के आने का वेट कर रहा था। एनी आती है एज यूजुअल और अपना हैंड उसे कार में बैठने के लिए देता है, लेकिन इस बार एनी उसका हैंड नहीं लेती है। वो सोचने लगता है उसने खुद ही उससे इस तरीके से अपना हैंड देने के लिए कहा था। वो उसे हमेशा ही पटाने का, अपने करीब करने का कोशिश करती थी और आज वो खुद ही उसका हैंड नहीं ले रही है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि एनी का बिहेवियर बदला हुआ है। तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो भी कहती है उसे भी शॉपिंग पर जाना है और वो एनी के साथ जाना चाहती है। उससे बिना पूछे ही रूहान यहाँ पर बोल देता है कि हाँ ठीक है, चल के बैठने के लिए। अब एनी इस तरीके से पीछे बैठी हुई थी और जीजी आगे पैसेंजर सीट पर रूहान के साथ थी। जैसे ही इस ये बात एनी को पता चलता है ना कि रूहान एक्चुअल में जीजी को पसंद करता था, तो उसका दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है। बट वो एक्चुअल में यहाँ पर हो से शादी कर रही है, वो ये बात रूहान को नहीं बताती है। वो सिंपली उनके लाइफ से चले जाना चाहती थी।
ड्रेस वगैरह बाय करने के लिए वो लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर 2 ड्रेसेस थे, जिनमें से कि एक यहाँ पर जीजी पसंद करती है जो कि व्हाइट कलर का है, और यहाँ पर एनी ऐसा रेड कलर का चूज़ करती है। हालाँकि एनी को भी व्हाइट कलर के ड्रेसेस पसंद थे, लेकिन बचपन में जीजी ने उसे व्हाइट ड्रेस पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बुली किया है। उसके फादर ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया, इसी वज़ह से उसने व्हाइट ड्रेस पहनना भूल गया। और रुआन यहाँ पर एक्चुअल में ज़िज़ी को एनी को जीजी समझ बैठा है बचपन में। वो दोनों दोस्त हुआ करते थे, और यहाँ पर इस तरीके से उसे ऐसा लगता था कि जीजी ही है वो जो कि व्हाइट कलर का हेडबैंड और व्हाइट कलर का ड्रेस पसंद किया करती थी। उसने यहाँ पर जीजी को प्रॉमिस किया था कि वो बड़ा होकर के उसे ज़रूर ही मिलने के लिए आएगा, और यहाँ पर जीजी ने शुरुआत से ही अपना इनोसेंट वाला इमेज बना कर के रखा है। और सब यहाँ पर एनी को गलत समझते हैं कि एनी ही यहाँ पर जीजी को बुली करते रहती है। यही शो ऑफ करने के लिए जीजी यहाँ पर व्हाइट कलर का ड्रेस चूज़ करती है। जब वो उसे पहन कर के आती है ना, तो उसमें वो फिट भी नहीं हो रही थी। फिर भी जानबूझ कर के जो चीज़ें एनी को पसंद होती है बचपन से लेकर के आज तक, सिर्फ़ वो सारी चीज़ें वो छीनने की कोशिश करती है, और इसी वज़ह से वो रूहान को की भी अपने साथ इमोशनली ऐसे फँसा कर के रख रही होती है, ताकि यहाँ पर एनी को वो पसंद है तो वो उसके साथ ना रहे और एनी हर्ट रहे। और भी जो कस्टमर्स थे, वो जीजी की फिटिंग को देख के मज़ाक उड़ा रहे थे कि ये अपने साइज़ से बड़ा ड्रेस पहन कर के घूम रही है। बिल्कुल भी शूट नहीं कर रहा, तो वो यहाँ पर हेल्पर को ही डाँटने लगती कि तुम लोगों ने कैसा ड्रेस बनाया है, ये तो फिट ही नहीं आ रहा। तभी एनी वो रेड कलर का ड्रेस पहन कर के आती है, और वो उसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, और उसमें वो ड्रेस काफ़ी फिट भी हो रहा था। और सारे लोग काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं कि ये कितनी प्रिटी है। प्रॉब्लम ड्रेस के फिटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम बॉडी के साइज़ में है। जो चीज़ें जिसे डिज़र्व करती है, उसे ही वो चीज़ें रखनी चाहिए। सब यहाँ पर जीजी का ही ऐसे मज़ाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि साफ सबको दिख रहा होता है कि यानी यहाँ पर अपना काम कर रही है और वो उसे परेशान करने का कोशिश कर रही है। अब जीजी यहाँ पर जानबूझ करके ड्रामा करने लगी हैं, मुझे यही एनी वाला ड्रेस चाहिए। एनी कहती है तुम्हारी आदत नहीं गई बचपन से लेकर के आज तक, जो मुझे पसंद है वो मुझसे छीनने की। जीजी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअल में मुझे ये ड्रेस पसंद आ रहा है, तुम कोई और ड्रेस ले लो ना। यहाँ पर एनी कहती है बट मैंने ये ड्रेस ट्राई किया है, ये ड्रेस मुझे चाहिए। अब यहाँ पे जीजी ड्रामा करने लगती है कि नहीं मुझे ही वो ड्रेस चाहिए। अब रूहान ये देख कर के जीजी का हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है। सेक्रेटरी यहाँ पर शॉप के हेल्पर को कॉल करता है और उसे बोल देता है कि प्रिंस रोहान ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि इस मॉल के सारे शॉप केवल और केवल जीजी के लिए ही खुले रहेंगे, और आज के दिन कोई भी इस शॉप से शॉपिंग नहीं कर पाएगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे जीजी को फ्री मिलने वाली है। एनी से वो ड्रेस वहीं पर उसे खोलने के लिए बोला जाता है। एनी तो सब समझ ही रही थी, क्योंकि उसे रोहान की आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, और वो यहाँ पर एनी का इंसल्ट करने के लिए ऐसा कर रहा था। रोहान को ये गलतफ़हमी थी कि एक्चुअल में एनी ने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ जीजी को ही बुली किया है। जीजी इतनी इनोसेंट है, मतलब ये बंदा पिछले 3 सालों से एनी के घर में 24/7 उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन के रह रहा है, और उसे अब तक जीजी की बिहेवियर के बारे में पता भी नहीं चला। यहाँ पर एनी समझ जाती है कि सब कुछ रोहान कर रहा है, उसका इंसल्ट करने के लिए। अब यहाँ पर उसे सबके सामने ही वो रेड ड्रेस खोलने के लिए बोला जाता है। एनी फिलहाल पावरलेस थी, ये मजबूरी था उसका, उसे ऐसा करना पड़ता है। हालाँकि उसका रोहन के लिए दिल अब पूरी तरीके से टूट चुका था, और अब वो उससे प्यार भी नहीं करती थी। वो उसका इतना इंसल्ट कर रहा था, तो भला कोई कैसे ही उस इंसान से प्यार कर सकता है। आई होप कि एट द एंड रोहान इस बात को लेकर रिग्रेट ज़रूर करे। जीजी को ये सिचुएशन देख के काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। यहाँ पर ही रोहन को समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की कितनी विशियस है। वो अपनी बहन को सबके सामने ऐसे ड्रेस खोलने के लिए बोल रही है। एनी वहाँ से जाने लगती है अपना ड्रेस चेंज करके। यहाँ पर इस तरीके से जीजी ऐसे ड्रामा कर रही होती है, "बहन तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? वो प्रिंस रोहान मुझे लगता है शायद पसंद करता है। देखो उसने लिए इतना मेरे लिए कुछ किया। कोई बात नहीं, तुम कोई और ड्रेस पसंद कर लो।" एनी कहती है, "मुझे शॉपिंग करने का मूड नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से।" जीजी कहती है, "लगता है बहन को बुरा लग गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इतनी अच्छी हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो।" एनी को यहाँ पर कोई भी ऐसे शॉप से बाय करना आजकल अलाउ नहीं था। रोहन ने हर जगह मना करा दिया था, तो वो चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी कुछ दिन और बस, और फिर वो यहाँ से इस घर से हमेशा के लिए निकल जाएगी, और वो रोहन को भी जॉब से निकालने का डिसाइड कर चुकी थी। इस तरीके से एनी का कोल्ड बिहेवियर रोहन को ये फ़ील करा रहा होता है कि एनी काफ़ी बदली-बदली सी है, लेकिन वो जीजी को ही केयर करने में लगा हुआ था। वो रोहन को ड्राइव करने के लिए बोलती है, उसे घर जाना था।
जब वो लोग लौट रहे होते हैं तब यहाँ पर इस तरीके से वो चीज़ी से पूछ रहा था कि तुम्हें यहाँ पे प्रिंस रोहन का दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया? वो कहती हाँ, शायद वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है तभी तो उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। तुम भी मेरे लिए इतना कुछ करते हो क्या? तुम भी मुझे पसंद करते हो? रोहन यहाँ पर उसके इस सवाल से थोड़ा शॉक हो जाता है। एनी ये बातों को सुन कर के गुस्सा करते हुए कहती है क्या तुम दोनों के लिए मैं अलग से रूम बना दूँ? मेरी कार में बैठना है तो मुँह बंद करके बैठना होगा। तो फिर चीज़ें यहाँ पर चुप हो जाती है। और यहाँ पर ऐसे कहने लगती है, "आई एम सॉरी, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक्चुअल में तुम्हें ये बातें बुरा भी लग सकता है।" वो जितना भी मौका मिलता था उसे परेशान करती थी। तभी रोहन का ध्यान नहीं रहता है और उनके कार का एक्सीडेंट होने वाला था। वो जीजी को सेव करने के चक्कर में एनी को बहुत ही बुरे तरीके से इंसल्ट कर देता है। करता तो करता है, वो यहाँ पर एनी को एक बार मुड़ के देखता भी नहीं है। जीजी बस बेहोश हुई थी, उसे एक स्क्रैच तक नहीं लगा था और वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। एनी ये सारी चीज़ें देख रही होती है। और जो लोग यहाँ पर आस-पास इकट्ठा हुए थे, वो लोग एनी को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। जब उसे होश आता है, तो नर्स उसे बताती है कि थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, हम सब तो घबरा रहे थे कि पता नहीं तुम होश में आओगी या नहीं। तभी एक डॉक्टर आकर के उस नर्स को भी बुला के लेकर के जाता है। रोहन ने पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लिया है और जीजी के लिए सारे डॉक्टर्स को वहाँ बुलाए हुए हैं। एनी समझ जाती है कि इस तरीके से उसका उसके साथ कोई चांस नहीं है। यहाँ पर सब यही बात कर रहे होते हैं कि रोहन इतना अमीर है और वो जीजी से इतना प्यार करता है। तभी तो उसने सारे डॉक्टर्स को बुला लिया। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि वो ठीक है तो फिर वो उन्हें जाने के लिए बोल देता है। ऐनी कुछ देर तक उन्हें देख रही होती है। जब सारे डॉक्टर्स वहाँ पे चले जाते हैं और इस बात का पता नहीं लग रहा था कि रोहन की क्या आइडेंटिटी है, तब वो कमरे में अंदर जाने का डिसाइड करती है। यहाँ पर इस तरीके से जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में वही प्रिंस रोहन ने सारे डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के बुला लिया था उसे चेकअप कराने के लिए, तो कहीं न कहीं वो खुश हो रही होती है कि चलो अच्छा है, एक अमीर इंसान उसे पसंद करता है, तो शादी करना उससे बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। रोहान यहाँ पर जीजी का केयर कर रहा होता है, तभी एनी यहाँ पर बीच में एंटर कर जाती है। जीजी यहाँ पे झूठ-मूठ का एनी का केयर करने का एक्टिंग कर रही थी। रोहान उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना बॉडीगार्ड रखी हुई हूँ और तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के बजाय जीजी को सेव कर रहे हो। जीजी यहाँ पर कहने लगती है कि बहन तुम इसे क्यों डाँट रही हो? एक्चुअल में मैं काफ़ी घबरा गई थी, इसी वज़ह से तुम पर ध्यान नहीं दे पाया और तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर के मुझे चेकअप कराने के लिए लेकर के आ गया। रुहान को वो कहती है, "मैंने तुम्हें अपने जॉब पे रखा और तुमने अपने मास्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगा ना।" रोहन कहता है, "ठीक है, तुम्हें जिस तरीके से भी पनिश करना है, मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जीजी को कुछ भी नहीं बोलोगी।" जीजी को वो आराम करने के लिए छोड़ कर के एनी के साथ उसके कमरे में चले जाता है, जहाँ पर कि एनी खुद को उसे अनड्रेस करने के लिए बोलती है। रोहान को तो ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बॉडी को लेकर के फैंटेसाइज़ कर रही है, लेकिन एनी बस यहाँ पर उसका इंसल्ट करने के लिए ऐसा कर रही थी और वो उसका लास्ट लाइन चेक करना चाह रही थी कि वो जीजी के लिए किस हद तक गिर सकता है उसके साथ रहने के लिए। रोहन अब तक जीजी को बहुत ही अच्छा मानता था, तो वो ये भी उसके लिए करने के लिए तैयार होता है। एनी झूठ-मूठ का एक्टिंग कर रही थी कि वो उसके वीडियोज़ बना रही है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। तभी वहाँ पर कमरे में जीजी आ जाती है और वो एनी से माफ़ी माँगने का ड्रामा करने लगती है। और झूठ-मूठ को खुद का सर ऐसे सोफ़े से टकरा लेती है और रोहन ही देख के बहुत ही गुस्सा करने लगता है। एनी समझ जाती है कि रोहन वापस से कुछ न कुछ कांड तो करेगा, क्योंकि इस तरीके से उसे ये दिखा है ना कि एनी ने जीजी को हर्ट किया था। ख़ैर एनी इन बातों को इग्नोर करके अपने शादी पर फ़ोकस करने का डिसाइड करती है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जीजी के लिए यहाँ पर उसके डैड ने इतने सारे गिफ्ट्स वग़ैरह खरीदे हैं और काफ़ी सारे गिफ्ट्स यहाँ पर प्रिंस रोहान ने भी उसके लिए भेजे हुए थे। अब वो लोग तो इसी बात को लेके मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि इतना अमीर लड़का उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। इससे अच्छा क्या ही होगा। जब यहाँ पर एनी आती है, तो वो लोगों ने उसके डाउरी के लिए सिर्फ़ उसकी स्टेपमदर ने इस तरीके से कॉटन के कंबल वग़ैरह मँगाए हुए थे। अब ये देख कर के भड़क जाती है और कहती है, "लगता है कि तुम लोग चाहते नहीं हो कि मैं उस इंसान से शादी करके जाऊँ, तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं। तुम अपनी बेटी को ये सारी चीज़ देते रहो और मैं शादी करने से मना कर देती हूँ।" उसके फ़ादर ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उसने ऐसा किया, तो फिर उसके लिए पंगे बढ़ जाएँगे और जीजी को उससे शादी करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पर गिफ्ट में गलती हो गई होगी, तुम ये दोनों यहाँ पर ऐसे बैंगल्स वग़ैरह रख लो से तो तुम्हारा डाउरी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर एनी उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है। बोला कहते हैं चलो कोई नहीं,
रख लो पैसे, तुम भी क्या याद करोगे? वैसे भी तो तुम उस क्रिपल्ड इंसान से शादी कर रही हो। रोहन को पहली बार पता चलता है कि एनी किसी से शादी कर रही है और पता नहीं क्यों ये बात सुन कर के उसे थोड़ा-सा बुरा लगता है। पर फिर वो सोचता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रहा है, वो पसंद तो जीजे को करता है, तो फिर एनी किसी से भी शादी करे क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरे सीन में हम लोग इस कहानी के हीरो हुगो को देखते हैं जिसकी की शादी एनी से होने वाली थी। वो यहाँ पे रोहन के बारे में पता लगा रहा होता है। उसे पता चलता है कि रोहन एक्चुअल में कोई सिंपल इंसान नहीं है, वो वही है जिस इंसान में से आता है। अब वो समझ जाता है कुछ न कुछ तो यहाँ पर ज़रूर ही गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीजी के बर्थडे पार्टी का सीन। वो बर्थडे पार्टी जहाँ पर कि उसने एनी को भी इनवाइट किया था। एनी यहाँ पर रेडी होकर के आती है तो कुछ लोग उसकी बड़ाई कर रहे थे और कुछ लोग उसके ड्रेस की बुराई कर रहे होते हैं। लेकिन एनी उनकी बातों का ध्यान नहीं देती है। रोहन तो यहाँ पर जीजी को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। यहाँ पर इस तरीके से एनी के लिए वो प्रिंस रोहन बन कर के बहुत सारे वाले गिफ्ट्स भेजता है। ये देख कर के तो जीजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कन्फर्म हो जाती है कि वो बंदा फुल ऑन उस पर लट्टू है। तभी तो करोड़ों के गिफ्ट कुछ इस तरीके से दे रहा है जैसे कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। रोहन यहाँ पर स्माइल कर रहा था, रैनी तो मन ही मन सब समझ ही रही थी। तभी उसकी नज़र जाती है एक ब्रेसलेट पर जो कि उसकी मॉम की अंतिम निशानी थी। पैसे की ज़रूरत होने पर उसके डैड ने उसे सेल कर दिया था। उसे ध्यान आता है, उसने यहाँ पर कुछ टाइम पहले रोहन को उस ब्रेसलेट को खोजने के लिए कहा था क्योंकि उसे वापस बाय करना चाहती थी और कल इस तरीके से उसे ऐसा लगा था कि उसने जीजी को हर्ट किया ना, तो इसी वजह से वो एनी का इंसल्ट करने के लिए उस नेकलेस को खरीद करके ऐसे जीजी को गिफ्ट कर रहा होता है। एनी उसे कहती है कि मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए किसी हालत में। वो जानती थी कि वो ये सब कुछ रुआन कर रहा है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। यहाँ पर प्रिंस रुआन की तरफ से मैसेज था कि अगर जीजी यहाँ पर घुटने के बल हो करके इस तरीके से माफ़ी माँगेगी जीजी से, तब जा कर के वो ये ब्रेसलेट उसे मिल सकता है। एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे अपनी मॉम का वो ब्रेसलेट चाहिए था, तो वो नील डाउन करके जीजी से माफ़ी माँगने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन उसे इतना से भी चैन नहीं आता है और वो यहाँ पर एनी को 100 थप्पड़ मारने के लिए कहती है। रोहन से वो पूछती है कि क्या तुम्हें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा है? रोहन कहता है अब तुमने गलती की है तो तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा तो मिलेगी ना। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद तो फिर कुछ बोलने के लिए था ही नहीं ना। फिर वो चुपचाप अपने आप को 100 थप्पड़ मारने लगती है जीजे के कहने पर। तब भी ढक्कन रोहन को समझ नहीं आया कि जीजे कितनी वेसियस है। अपनी ही बहन को वो ऐसे 100 थप्पड़ मारने के लिए कह रही है। वो बहाना दे देती है, कल मेरी बहन ने मुझे बुली किया था ना, तो आज मैं पहली बार तुम्हारी वज़ह से ऐसे उसे बुली कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ हम लोग हुओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ उस प्लेस के लिए आया हुआ था। और वो यहाँ पर अभी अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील नहीं करता है। 100 थप्पड़ मारने के बाद भी जेज़ी एनी को वो ब्रेसलेट नहीं लौटाती है और जानबूझकर के उसे हर्ट करने के लिए नीचे गिरा करके तोड़ देती है। फिर भी रोहान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो इतनी ज़्यादा विशियस गर्ल है। ये जानने के बाद भी कि वो एनी के मॉम की अंतिम निशानी है, फिर भी उसने उसे तोड़ दिया। एनी बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है क्योंकि वो अपनी मॉम की अंतिम निशानी को खो चुकी थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो अपने गार्ड के साथ वहाँ पर आता है और वो एनी को जल्दी-जल्दी वहाँ से उठाता है और वो गुस्सा कर रहा होता है, किसने यहाँ पर एनी को हर्ट किया है। उन्हें पता चलता है कि वो हो के घर की तरफ से है। उसका सेक्रेटरी भी यहाँ पर आया है, तो सब यहाँ पर उससे डरने लगते हैं। जीजी के डैड भी डरने लगते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर हुओ के सेक्रेटरी को ऐसे नहीं ये कर सकते थे। अब वो लोग कहने लगते हैं कुछ नहीं, यहाँ पर तो बस दोनों बहनों के बीच प्रैंक चल रहा है। एनी कहती है ओह! ऐसा प्रैंक होता है, मुझे पता नहीं था। वो यहाँ पर कहता है किसने यहाँ पर एनी को हर्ट किया है? सब बताते हैं कि यहाँ पर जीजी ने उसे 100 थप्पड़ मारने के लिए बोला था। अब यहाँ पर वो जीजी को बदले में 100 थप्पड़ मारने के लिए जाता है क्योंकि उसने एनी को हर्ट किया था। अब यहाँ पर बीच में रुआन आ जाता है, वो जीजी को पसंद करता था, भला कैसे ही वो उसे हर्ट होने के लिए दे सकता था। रुआन और वो दोनों आमने-सामने थे। वो तो रुआन की आइडेंटिटी को पहचानता था, लेकिन रुआन यहाँ पर हो की असली आइडेंटिटी को नहीं पहचानता था। उन लोगों ने एनी के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आए हुए थे। वहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता यहाँ पर जीजी के लिए आया हुआ है। जीजी सबको शो ऑफ कर रही थी, यू नो मैं इतनी प्रिटी हूँ ना कि हूँ का भी रिश्ता मेरे लिए आया था। उसका सेक्रेटरी कहता है अबे वो अकल की अंधी, वो रिश्ता शुरुआत से ही एनी के लिए था। तुम्हारे जैसे ढक्कनों के लिए हमारे सर कभी रिलेशन के लिए रिश्ता भेजेंगे ही नहीं। इस गलतफ़हमी में मत ही रहना। रोहान यहाँ पर एनी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर उस क्रिपल्ड इंसान से शादी करने वाली हो? इस बात पर एनी उसे कहती है तुम्हें इस बात से क्यों ही फ़र्क पड़ता है?
और इस तरीके से वो जा कर के जीजी को एक्चुअल में 100 थप्पड़ मार दिए। उसे अपना रिवेंज तो लेना ही था और उसके सेक्रेटरी की वजह से वो अपना बदला यहाँ पर ले पाती है। रोहन उसे कितना भी रोकने का कोशिश करता है बट कुछ नहीं होता है और एनी गुस्से में आकर के उसे जॉब से भी निकाल देती है, ये बोलते हुए कि जब मुझे यहाँ पे ये लोग बुली कर रहे थे, तब मेरा बॉडीगार्ड होते हुए भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। वैसे भी तुम्हें जीजी को ज़्यादा ही पसंद है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें जीजी को देती हूँ। तुम जा कर के उसके यहाँ अपना जॉब करो, जी हजूरी करो, जो करना है करो आज से। मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो एनी को 4-5 नहीं, लिटरली 100 थप्पड़ मारती है और फिर वो उसे वहाँ से ले गई। पार्टी के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो एनी यहाँ पर हो और उसके सेक्रेटरी को थैंक्स बोलते हैं उसका हेल्प करने के लिए। वो अभी भी हो के आइडेंटिटी को नहीं जानती थी और उसे इस तरीके से उसका गार्ड ही समझ रही होती है। वो उसे कहता है कि कल मैं आपके लिए कुछ गार्ड्स भेजूँगा जिन्हें आप पर्सनली चूज़ कर सकती हो। फिर निकल जाता है। वो कहता है तुम डायरेक्टली भी तो मुझे वहाँ अपॉइंट कर सकते थे। वो कहता है डोंट वरी बॉस, मैंने सब कुछ सँभाल लिया है। कल एनी आप ही को चूज़ करने वाली है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो रोहन एनी से बात करने के लिए आता है। उसे तब भी ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसने उसे जॉब से नहीं निकाला, वो कैसे उसे जॉब से निकाल सकती है। एनी कहती है, मैंने यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी हैं तुम्हें, तुम आज से मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो। तुम्हें जीजी के साथ रहना है, तुम जा कर के रह सकते हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने वहाँ पर जीजी को सिर्फ़ उसी की गलती की सज़ा दी है, जब वो मुझे बुली कर रही थी तब तो तुम्हारे मुँह से एक बोल ही नहीं निकला और यहाँ पर जब मैंने उसे बदले में उसके 100 थप्पड़ मारे तो तुम मुझसे ही झगड़ने के लिए आ गए। तुम मेरे अब बॉडीगार्ड रहने के लायक नहीं हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वो रूहान से कह रहा होता है कि आपने डबल चेक तो किया है ना कि जीजी ही वो लड़की है जिससे कि आप पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि वो कितनी विशियस है। मुझे नहीं लगता कि जीजी ने जो कहा है कि एनी उसे आज तक bully करते आई है, एक्चुअल में ये बात सच है, लेकिन रोहान अकल का अंधा था। हीरो है ना बाद में समझ में आने वाला। वो कहता है मैंने पहली बार जब यहाँ पर जीजी को देखा था तो उसे एनी bully कर रही थी और मैंने उसे प्रॉमिस किया था, जीजी ने मुझे वो नेकलेस दिया हुआ था, जिसकी वज़ह से कि मैं उसे ढूँढते हुए यहाँ पर आया था। लेकिन ये सब कुछ एनी ने किया था और जीजी उसे बुली कर रही थी। रूहान ऐसी गलतफ़हमी में जीजी को इतना ज़्यादा वाला प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो उसे कहता है चाहे जो भी हो जाए, मैं हमेशा ही जीजी को प्रोटेक्ट करूँगा। साथ ही में यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ग्रैंडफ़ादर इस तरीके से आपके और जीजी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है तब तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। वो ऐसे घर जाता है तो एनी उसके कमरे में थी। वो रोहान का सामान निकालते हुए कहती है अब तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, तो तुम्हें इस कमरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से जीजी वहाँ पर आ जाती है और वो कहने लगती है एनी सच में यहाँ पर तुमने उसे फायर कर दिया? चलो ठीक है, तो फिर मैं इसे रख लेती हूँ। वैसे तो रोहन को यहाँ पर खुश होना चाहिए क्योंकि वो सबसे पहले तो जीजी के ही क्लोज आने के लिए एनी का गार्ड बना था ना। लेकिन जब जीजी खुद यहाँ पर उसे अपने जॉब पर रख रही है तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि चलो यहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा कमरा देती हूँ जहाँ पर कि तुम आराम से रह सकते हो। और वो उसे कहती है कि कल से हम दोनों साथ में बाहर घूमने के लिए चलेंगे। यहाँ पे रुहान को ना जाने क्यों एनी के बारे में बार-बार थॉट्स आ रहे होते हैं। जीजी यहाँ पर अपना इनोसेंट फेस दिखाते हुए कहती है कि एक्चुअल में हमेशा ही एनी मुझे बुली करती रहती थी ना और आज मुझे थोड़ा-सा मन किया उसे परेशान करने का। अगले दिन वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो जीजी जानबूझ के रुहान के वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ है, ये एनी को दिखा रही थी लेकिन एनी को रत्ती बराबर भी इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। यहाँ पर इस तरीके से वो के सेक्रेटरी ने बहुत सारे गार्ड्स वहाँ पर उसके लिए भेजे हुए थे। उसने जानबूझ करके सारे गार्ड्स बूढ़े-बूढ़े ऐज के भेजे थे, ताकि उनमें से वो हुओ को चूज़ कर सके। और यहाँ पर इस तरीके से ये देख कर के ज़िज़ी मज़ाक उड़ाने लगती है। मुझे तो लगा था कि वो तुम्हें सीरियसली ले रहा है, लेकिन वो तो साफ दिख रहा है उसने कैसे गार्ड्स भेजे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो एंट्री लेता है और कहता है मैं भी इस लाइन में शामिल हूँ। तो एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जानबूझ कर के हुओ के सेक्रेटरी ने ऐसा गेम चला था। वो यहाँ पर उनमें से हुओ को चूज़ कर लेती है और बोलती है कि आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन के रहने वाले हो।
सारे गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। वो एनी के क्लोज़ आने के लिए, उसे अच्छे से समझने के लिए, शादी के कुछ टाइम पहले उसके साथ रहने के लिए सब कुछ कर रहा होता है। उनके जाने के बाद झिझी दिखा रही थी, चलो अच्छा है तुम्हें भी एक गार्ड मिल गया, मेरे लिए तो रूहान ही काफ़ी है, देखो मेरा कितना केयर करता है। जानबूझ कर के वो ये कह रही है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आने वाले कुछ दिनों में सिंगिंग की कॉम्पिटिशन होने वाली है ना, पहाड़ी पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट औषधि घास जो भी कह लो मिलती है, उसे उबाल के पीने से गला बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन वो उसे वार्न करता है कि वो बहुत ही खतरनाक एरिया में है और वहाँ पर बहुत ही गुंडे रहते हैं, वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन रोहान भाई साहब यहाँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में जीजी के लिए वो लाने के लिए चले जाते हैं। एनी को याद आता है कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा धुआँ इन्हेल करने की वजह से एनी का वॉइस एक्चुअल में ख़राब हो चुका है, और जब भी उसे प्रॉब्लम होता था वो रोहन को उसका केयर करने के लिए कहती थी, तो वो उसका केयर नहीं करता था। 3 साल लग गए एनी को ये बात समझने के लिए कि रोहन उसे नापसंद करता है और ना कभी पसंद करेगा। जीजी के एक बार कहने पर वो अपनी जान भी दाँव पर लगा कर के चला गया। उसके जाने के बाद जीजी को वो कहती है, बेहतर होगा कि तुम अब रोहान का ख़्याल रखो। जीजी कहती है, अरे वो तो बस एक बॉडीगार्ड है, तुम्हें दिखता नहीं क्या? शहर का रिचेस्ट प्रिंस अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो भला मैं एक बॉडीगार्ड के साथ क्या ही करने वाली हूँ? एनी ये सुन के हँसने लगती है, वो समझ जाती है रोहन का क्या ही हालत होने वाला है। जिसके लिए वो उसे छोड़ रहा है, वो तो खुद ही उसका इस्तेमाल कर रही है। बट वो ये बात रोहन को नहीं बताने वाली थी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरी तरफ रोहन उन गुंडों लोगों से लड़ के उस घास को लेकर के जाने का कोशिश कर रहा था, और रैनी इन चीज़ों को देख रहे होते। वो नहीं चाहती थी कि रोहन जान से मरे, तो वो हू को कहती है जाकर के उन गुंडों लोगों को ऑर्डर दे दे यहाँ पे रोहन को ऐसे जाने देने के लिए। वो लोग जब जान करके बोलते हैं तब जाकर के रोहन का वहाँ से पीछा छूटता है। ऐसे बुरे इंसर्ट कंडीशन में रोहन उस दवा को लेकर के जीजी के घर के लिए जाता है, जहाँ पर कि जीजी और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे थे। उसकी मॉम कहती है, इस गार्ड का क्या करोगी? जीजी का कहना था, अरे मैं तो बस इसलिए इसे फंसा करके रखी हुई हूँ क्योंकि एनी उसे पसंद करती है। भले ही वो हैंडसम है लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है तो एक बॉडीगार्ड ही ना। लेकिन यहाँ पे रोहान उनकी बातों को सुन नहीं पाता है। वो दवा ले जा कर के जीजी को देता है और बोलता है कि देखो ये दवा मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ, तुम अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए इसे इस्तेमाल करना। वो देख के खुश होने की एक्टिंग करती है, लेकिन रोहन इतना इंसल्ट था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे वहाँ से हॉस्पिटल वो भेज देती है अपने गार्ड-वार्ड को बोल कर के। वो खुद भी उसे हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाती है। और सोचो, लड़की यहाँ पर पैरों में इस्तेमाल कर रहे थे उस घास को, उस लड़की ने उसे पिया तक नहीं। वो और उसकी मॉम इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। एनी कहीं न कहीं चीज़ों को लेके सैटिस्फाइड थी कि जिस बंदे के पीछे उसने 3 साल बर्बाद किया, उसे जब ये सच्चाई पता चलेगा तो वो कितना रिग्रेट करेगा। दूसरी तरफ ऐसे रोहन हॉस्पिटल में था, उसका सेक्रेटरी उसे कह रहा होता है कि जीजी आपको देखने तक के लिए नहीं आई और आप अब भी उसके पीछे पड़े हुए हो। वो कहता है, क्या एनी चेक करने के लिए आई थी? उसका कहना था कि नहीं, एनी भी देखने के लिए नहीं आई है। उसे ध्यान आता है कि अपनी जान की फ़िक्र किए बजाय एनी उसकी जान बचाया करती थी, और अब वो हॉस्पिटल में है तो वो उसे चेक भी करने के लिए नहीं आ रही है। अपने सेक्रेटरी को वो कहता है कि जैसे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में बिज़ी होगी, इसी वज़ह से वो नहीं आ पाई होगी। उसे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के लिए बोलता है। इधर हम लोग देखते हैं कि जो जीजी थी वो काफ़ी खुश थी, और वो अपना सिंगिंग का प्रैक्टिस यहाँ पर कर रही होती है। उसके मॉम-डैडी उसकी काफ़ी बुराई कर रहे होते हैं। वो झूठ-मूठ का यहाँ पे रोहन को थैंक्स बोलती है, उसकी वजह से उसकी वॉइस ठीक हो गई। तभी एनी वहाँ पर आती है हो के साथ, और वो जीजी का मज़ाक उड़ाते हुए कहती है, दवा को गले में इस्तेमाल किया था या पैरों में? पैरों से गाना गाती हो क्या? ये अच्छा तुम्हारा पैर ठीक हो गए। अब चीज़ें समझ जाती है कि एनी ने इन चीज़ों को देख लिया था, तो वो बातों को पलटने का कोशिश करती है, ताकि रोहन को पता ना चले। यहाँ पर वो एनी का मज़ाक उड़ाते हुए कहती है, तुम तो खुद गा नहीं सकती हो, इसी वज़ह से तुम्हें जेलस हो रहा है। और यहाँ पर इस तरीके से तुम इस कॉम्पिटिशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, गाना नहीं गा सकती क्योंकि तुम्हारा वॉइस ख़राब हो गया। वो यहाँ पर उसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एनी के लिए उस कॉम्पिटिशन में अप्लाई करा दिया। एनी उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने उससे पूछा भी नहीं इस बारे में, तो वो उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें गाना गाना कितना ज़्यादा पसंद है। मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ को तुम्हारे कमरे में देखा है, और तुम जब गाना गाना इतना ज़्यादा पसंद करती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़रूर ही उस कॉम्पिटिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। हारो या जीतो क्या फ़र्क पड़ता है? एनी को ध्यान आता है कि उसकी मॉम हमेशा ही उसे गाना गाने के लिए एप्रिशिएट किया करती थी।
और इस तरीके से वो सोचती है कि वो अपनी मॉम के लिए एक बार और ज़रूर ही ट्राई करेगी इन चीज़ों को। और फिर वो हो कहती है ठीक है, तो फिर वो ये कॉम्पिटिशन में अप्लाई करने के लिए तैयार है। जीजी को पता था कि अगर एनी इस कॉम्पिटिशन में आई तो इट्स ऑब्वियस कि वो हारने वाली है। लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई ना, इतने सालों से उसने गाना नहीं गाया है, वो कौन-सा ही तीर मार लेगी। उसके फादर उसकी मॉम को भी ऐसा ही लग रहा होता है। और यहाँ पर रोहन सोच रहा होता है कि ये बेवजह ही पंगे ले रही है, स्टेज पर जाकर के अपना इंसल्ट कराएगी। थोड़ी देर बाद जब वो लोग कमरे में होते हैं तो एनी हुआ को थैंक्स बोलती है। रोहन यहाँ पर एनी से बात करने के लिए आता है। वो यहाँ पर था, वो कहता है कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में क्यों ही पार्टिसिपेट कर रही हो। एनी उसे कहती है आगे वापस से यहाँ पर जीजी के दलील करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो मैं गाना भी गाऊंगी। देखते हैं कौन जीतता है। रोहन को भी ऐसा लग रहा था कि एनी में कोई टैलेंट नहीं है, तो फिर वो इस बात को जाने देता है। वो मुँह पे उसके दरवाज़े को ऐसे बंद कर देता है। अगला दिन आता है जहाँ पर कि वो कॉम्पिटिशन था और सबसे पहले यहाँ पर ज़िज़ी इस तरीके से सबके सामने गाना गाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, जहाँ पर कि और भी कॉम्पिटिटर थे, लेकिन मेन कॉम्पिटिशन तो यहाँ पर ज़िज़ी और एनी के बीच में ही होने वाला था। ज़िज़ी अपना गाना गाती है और सबको उसका गाना बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। इसके बाद बारी आती है एक एनी तो की। एनी यहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा नर्वस थी, ऊपर से जीजी यहाँ पर जानबूझकर के इनोसेंट बनते हुए सबको बता देती है कि एनी का गला एक्चुअल में ख़राब हो चुका है। बचपन में एक आग का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद। ऐसे करके वो स्टेज से नीचे जाने से पहले एनी को धीरे से विस्पर करती है और बोलती है कि अफ़सोस तुम ये कभी प्रूफ़ नहीं कर पाओगे कि वो आग भी मैंने ही लगाया था, तुम्हें हर्ट करने के लिए। एनी ये सुन कर के और ज़्यादा घबरा जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाता है। जानबूझ कर के जिसी ने एनी को ये बातें कॉम्पिटिशन से के पहले बोली थी, लेकिन यहाँ पर वो उसके सपोर्ट के लिए आ जाता है और उसके साथ गाना गाने लगता है। जिससे कि एनी को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और जब वो पहली बार गाना गाना स्टार्ट करती है ना, तो फिर सबको उसका सॉन्ग बहुत ज़्यादा ही पसंद आने लगता है। ये देख कर के जीजी भी शॉक हो जाती है कि इसने तो प्रैक्टिस नहीं किया था, तो फिर वो इतना अच्छा गाना कैसे गा सकती है। सारे ऑडियंस को उसका गाना बहुत ही पसंद आता है और जजेस उसे टोटल 100 मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 100। और यहाँ पे अ, रोहान भी ये देख के शॉक हो जाता है कि वो एक्चुअल में इतना अच्छा गाना गा सकती है। फैक्ट तो यही था कि एनी ने जीजे के कंपेयर में बहुत ही अच्छा वाला गाना गाया था। तो ये कॉम्पिटिशन वही जीत जाती है और फर्स्ट प्राइज़ भी उसे ही मिलता है। जब घर पर एनी अपने अवार्ड को देख रही होती है तो उसकी मॉम लोग आकर के उसी पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें हर चीज़ में जीजी से कम्पीट करना ज़रूरी है क्या? वो कहती है उसी ने तो मुझे प्रोवोक किया था, मैंने क्या गलत किया? दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रूहान से वो पूछती है कि क्या सच में ये डिज़र्व करती है? तो उसका कहना था कि ये तो फैक्ट है कि एनी ने गाना अच्छा गाया है। अब वो भी शॉक हो जाती है कि वो उसका सपोर्ट क्यों कर रहा है, अब तक तो वो उसका सपोर्ट किया करता था। उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। बाहर जब रुआन था तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि ग्रैंडफ़ादर बहुत ही गुस्सा है और वो कह रहे हैं कि अगर रुआन को शादी करना ही है, तो वो उस घर की असली बेटी एनी से करेंगे, ना कि जीजी से। वो कहता है लगता है कि अब मुझे अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करने का वक़्त आ चुका है। तभी तो यहाँ पर वो जीजी को ऐसे कन्फेस करेगा और अब उसे तगड़ा रियलिटी चेक यहाँ पर मिलने वाला है। अगले कुछ दिनों में एनी और रूहो की शादी होने वाली थी। इससे पहले एनी यहाँ पर अपने मॉम के ग्रेव के पास जाती है, रूहो के साथ जाती है वो। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि मॉम, मैं यहाँ पर रूहो से शादी करने वाली हूँ। भले ही वो क्रिपल्ड है, बट आई होप कि वो मुझे वो हैप्पी लाइफ दे सकता है जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ। इधर हम लोग देखते हैं कि हुआ यहाँ पर अपने ही बारे में बड़ाई कर रहा होता है कि एक्चुअल में वो बहुत ही अच्छा है, तुम जाकर के उससे मिलो तो। इसके बाद वो लोग घर लौटते हैं और यहाँ पर हो और रोहान के बीच एक अलग ही कोल्ड वॉर स्टार्ट था। वो अब रोहान से अलग रहने के लिए कहता है क्योंकि अब एनी उसकी ऑनर नहीं है, उसकी ऑनर जिजी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहान यहाँ पर फाइनली प्लान कर लेता है कि वो अब जीजी को प्रपोज करने वाला है। और इधर जीजी को भी ये पता चला था कि प्रिंस रोहान उसे कन्फेस करने वाला है, तो वो उसका प्रिपरेशन कर रही थी, ड्रेस वगैरह। तभी यहाँ पे रोहान आता है और वो जीजी को कहता है कि क्या वो सैटरडे को फ्री है? तो वो कहती है हाँ, अब तुम मुझे पहली बार पूछ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ ना। तो वो उसे एक रेस्टोरेंट में चल के लंच करने का ऑफर देता है, तब वो मान जाती है।
उसके जाते उसकी मॉम कहने लगती है कि ये गार्ड लगता है तुम्हें कन्फेस करने वाला है, तुमने क्या सोचा है? जीजी कहती है अब प्रिंस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं इस अरे-गरे गार्ड के चक्कर में थोड़ी रहूँगी। वैसे भी एनी अब शादी करके जा रही है तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो उसके इन्विटेशन को भी फेंक देती है। अगले दिन यहाँ पर हुओ के गार्ड्स लोग इतनी सारी गाड़ी लेकर के आ जाती है। फाइनली यानी कि शादी होने वाली थी। एक तरफ रुआन ने जानबूझ के प्लान कराया था कि वो जीजी को कन्फेस करेगा और दूसरी तरफ यहाँ पर एनी की शादी हो रही थी। एनी के डैड यहाँ पर इमोशनल होकर के एनी से बात करने का कोशिश करते हैं कि वो हमेशा ही उसकी बेटी रही है। एनी कहती है, "ओह कम ऑन, अपना ये ड्रामा बाज़ी अपने पास रखिए। मुझे अब इन ड्रामे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सारी चीज़ें जो मैंने सच में बोला था वो मुझे मिल गई हैं और आज से अब मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं है।" ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता और इधर रोहन रेस्टोरेंट में जीजी कहने का वेट करते रह जाता है, लेकिन वो आती नहीं है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जीजी अपने मॉम के साथ शॉपिंग कर रही है। वो जाता है वहाँ पर तो वो जीजी और उसकी मॉम को बात करते हुए सुनता है। वो लोग रोहन का मज़ाक उड़ा रहे थे। उस गार्ड की औकात तो देखो, वो मेरी जैसे अमीर लड़की को कन्फेस करने का प्लान कर रहा है। वैसे भी मैंने तो सिर्फ़ एनी को ही जेलस फ़ील कराने के लिए ऐसा किया था। बचपन से लेकर के आज तक मैं उसे बुली करते हुए आई हूँ। रोहन को ये लगता है कि वो व्हाइट ड्रेस वाली गर्ल मैं हूँ और मुझे इस तरीके से एनी ने बुली किया था। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मैंने ही एनी को उस टाइम बुली किया था और मुझे यहाँ पर उसके प्यार को ऐसे छीनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। मुझे पता था कि वो डे 1 से ही रोहान को पसंद करती है, इसी वज़ह से मैं इस तरीके से इनोसेंट एक्ट कर रही होती हूँ। जैसे ही ये बात सारी रोहान सुनता है, तो वो शॉक हो जाता है। उसे ऐसा रियलिटी चेक मिलता है कि वो इस जन्म में तो इस बात को भूलने नहीं वाला है। वो काफ़ी गुस्से में यहाँ पर जीजी के पास जाता है और कहता है, "सच बताओ, क्या वो गर्ल तुम हो जिसने कि बचपन में एनी को ऐसे बुली किया था और वो लड़का उसे सेव करने के लिए आया था?" वो कहती है, "हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो?" अब रुआन उसे फ़िलहाल अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे छोड़ के वहाँ से जल्दी-जल्दी निकलता है। क्योंकि एनी की शादी भी तो रोकनी थी, बहू से शादी करने जा रही होती है, तभी उसके ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर आते हैं और वो खींच करके रोहन को थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। अगर तुमने उस इंसान यानी जीजी से शादी की, तो मैं तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल करने वाला हूँ। वो कहता है डोंट वरी ग्रैंडफ़ादर, अब वो सेम गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी होने वाली वाइफ़ एनी को लेकर के आने के लिए। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से जल्दी-जल्दी कार लेकर के खुद ही ड्राइव करके उस प्लेस के लिए निकलता है, जिस वेन्यू में कि एनी और वो दोनों शादी करने वाले हैं। उसका गार्ड यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर को बताता है कि एक्चुअल में कुछ यहाँ पे गलतफ़हमी हो गया था। रोहन एक्चुअल में एनी से ही शादी करने वाला था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, एनी को पता नहीं था कि उसकी शादी जिस इंसान से होने वाली है, पिछले कुछ दिनों से वो उसका बॉडीगार्ड बन कर के है। थोड़ी देर बाद शादी स्टार्ट होता है, एनी ऐसे स्टेज पर जाती है और वो हो से मिलने वाला था। वो व्हील चेयर पर ऐसे पीछे मुड़ के बैठा हुआ था। इधर रोहन ड्राइव करके उस वेन्यू के लिए निकल रहा होता है और वो पिछले 3 सालों में एनी के साथ जितने भी उसने मोमेंट बिताए थे, वो सारी चीज़ों को याद करके रिग्रेट कर रहा होता है कि काश उसने इन बातों को ठीक से चेक किया होता। जैसे ही एनी यहाँ पर हो को पीछे मुड़ने के लिए बोलती है, तभी वहाँ पे रोहान आ जाता है और वो एनी को कहता है कि मुझसे गलती हो गई। तुम्हें याद है वो छोटा लड़का जिसको कि तुमने अपना नेकलेस दे कर के प्रॉमिस किया था कि बड़े होकर के दोनों शादी करेंगे, वो मैं हूँ। एनी उसे झूठ कह देती है कि नहीं, मैं नहीं जानती तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है मुझसे गलती हो गई। एक्चुअल में मैंने जीजी को तुम समझ लिया था, इसी वज़ह से इतने सालों से मैं उसका केयर कर रहा था। मैं यहाँ पर जीजी से प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। एनी कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, ये ड्रामा यहाँ आकर के मत दिखाओ। पिछले 3 सालों में तुम मेरे गार्ड थे, जब मैं स्विमिंग पूल में डूब रही थी तब तुम मुझे छोड़ कर के जीजी को सेव करने गए। तुम्हारे चक्कर में मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं मरते-मरते बची, फिर भी तुम जीजी के साथ थे। ऐसे अनगिनत मोमेंट है जहाँ पर कि तुमने जीजी को प्रेफ़रेंस दिया, जीजी को चूज़ किया और तुम किस मुँह से आ रहे हो ये कहने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और अगर करते भी हो तो अब इस फीलिंग का मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। मैंने वो से शादी करने का डिसाइड किया और उसी से एक्चुअल में मैं शादी करने वाला हूँ। मिस्टर रुआन, वो कहता है तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता था? एनी कहती है हाँ। मॉल में जो तुमने कांड किया वो सारी बातें मुझे याद है और मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। तो अगर तुम्हें ये गलतफ़हमी है कि तुम्हारा कोई चांस भी है मेरी लाइफ़ में, तो बेहतर होगा कि तुम भूल जाओ, ये तो कभी नहीं होने वाला है। रोहान को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वक़्त बीत चुका था। उसने चीज़ों को इस हद तक ख़राब कर दिया था कि एनी तो क्या, कोई भी लड़की
उसे उन हरकतों के लिए माफ़ नहीं कर सकती थी। वो नील डाउन करके उसे उसके पास वापस आने के लिए कहता है, लेकिन नैनी उसे कहती है कि नहीं, हमारा कोई चांस नहीं है, तुम चले जाओ, मेरी शादी खराब करने का किसी को कोई हक नहीं है। वो कहता है, तुम एक क्रिपल्ड इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है। तभी वहाँ पर वो व्हीलचेयर पर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़ के कहता है, किसने कहा कि मैं क्रिपल्ड इंसान हूँ? हो को सामने देख कर के एनी और रुआन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो एनी को कहता है कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ कुछ और वक़्त बिताने के लिए मैंने ये बॉडीगार्ड बनने की फ़ेक एक्टिंग की थी। मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो। एनी कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इन दिनों मेरे साथ थे। वो गार्ड्स को रोहन को वहाँ से जाने देने के लिए कहती है और कहती है, इसे लेकर के जाओ। मैं और वो यहाँ पर शादी करने वाले हैं और ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। रोहन यहाँ पर कितनी भी रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वो उसे कहता है कि अगर एनी आज भी तुम्हें चूज़ करेगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से उसे जाने दे दूँगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती तो कोई भी इंसान उसे मुझसे नहीं छीन सकता है। एनी कहती है, मुझे इस इंसान से अब कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। तो फिर वो लोग रोहन को वहाँ से लेकर के जाते हैं और फाइनली यहाँ पर वो और एनी अपना शादी कंप्लीट करते हैं। घर जाकर के रुआन एनी के उसी कमरे में था जहाँ पर कि उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें अब भी थी और अब वो पूरी ज़िंदगी एनी के साथ ही रहने का डिसाइड करता है। वो अब भी हार नहीं मानने वाला था और वो एनी को कभी खोने नहीं वाला था। इधर एनी काफ़ी ऑकवर्ड थी। वो कमरे में आता है और उसकी मॉम को जो वो टूटा हुआ ब्रेसलेट था वो उसे देते हुए कहता है, मैंने इसे रिपेयर करवा दिया है। आई नो ये पहले की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ, नॉर्मली इंसान इसे नहीं पहचान सकता है कि ये टूटा हुआ है। वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि ये उसकी मॉम की असली निशानी थी। वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जीजी से बदला लेने में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। एनी कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। इधर रोहन एनी के इंतज़ार करने का डिसाइड करता है। वो कैसे न कैसे करके एनी को हुओ से अलग करके रहेगा और अब ये मन ही मन डिसाइड करता है। अगले दिन प्रिंस रोहान यहाँ पर जीजी को प्रपोज करने वाला था। जीजी अपनी फैमिली के साथ रेडी-वेडी होकर के काफ़ी एक्साइटमेंट में उस वेन्यू के लिए पहुँचती है, ये सोचते हुए कि अब तो वो लोग अमीर होने वाले हैं। उसका सेक्रेटरी उन्हें अंदर भेजता है। यहाँ पर वो अपनी असली आइडेंटिटी में अब आ चुका था। जब वो लोग वहाँ पर रोहन को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम एक गार्ड हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो नीचे उतरो। वहाँ पर वो रिचेस्ट प्रिंस आने वाला है। उसका सेक्रेटरी आके कहता है, अकल के अंधो, यही वो रिचेस्ट प्रिंस है। अब जीजी शॉक हो जाती है। उसे इस बात का अफ़सोस होने लगता है कि उसने इतना अच्छा मौका खो दिया। और यहाँ पर वो कहने लगती है, ओह! तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तो चलो वापस से शादी कर लेते, जो भी हो उस बात को भूल जाते। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि एक्चुअल में तुम इस तरीके से वही रिचेस्ट प्रिंस हो। वो कहता है, ओह! मतलब कि तुम्हें अब भी पैसे का लालच है। और इस तरीके से वो उस पर काफ़ी ज़्यादा वाला गुस्सा करने लगता है और पनिशमेंट में वो उसे साउथ अफ्रीका में सेल कर देता है। उसके फादर लोग भी यहाँ पर कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि रूहान के सामने उनकी कहानी चलने वाली थी। और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा ये थे कि थैंकफुली उन्होंने उसकी कंपनी को नहीं बर्बाद किया। अब वो इस बात से बहुत ही गुस्सा था कि जीजी ने उसके 3 साल बर्बाद कर दिए और अब एनी जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, वो उसके साथ नहीं है और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ जीजी की वजह से हुआ है। अगर ये बात उसे पहले पता होता तो ये सब कुछ कभी होता ही नहीं ना। और इस तरीके से जीजी और उसकी फैमिली को यहाँ से लेकर के जाया जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी ऑफ़िशियली हो के मॉम-डैड से मिल रही होती है। वो काफ़ी घबराई हुई थी, उसे डर था कि कहीं वो लोग उसे नापसंद ना करें। लेकिन वो लोग उसे काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह उसके लिए लेकर के आए थे और वो लोग कह रहे थे कि बेटा, एक्चुअल में हम तुमसे पहले ही मिलना चाहते थे लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया। थोड़ी देर बाद हो की मॉम एनी को बाहर शॉपिंग कराने के लिए लेके जाती है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है और वो एनी से माफ़ी माँगने लगता है और वो उसके पास वापस चलने के लिए कहता है। इस बात पर वो साफ मना कर देती है और कहती है, कोई चांस नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर वो आता है और कहता है कि बहनी मेरी लीगल वाइफ है, अगर परेशान करोगे तो बेहतर नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे रोहान माफ़ी माँगने के लिए और हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका सोचना था कि यहाँ पर एनी 3 सालों से उससे प्यार कर रही होती है, तो वो अचानक से उसे हेट कैसे कर सकती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हुआ एनी का रिस्पेक्ट करते हुए अब तक दूसरे कमरे में ही सो रहा था। एनी उससे कहती है कि तुम हस्बैंड हो मेरे और तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
मेरे मन में अब रोहान के लिए कोई फीलिंग नहीं है और हम लोग जब एक नॉर्मल कपल हैं तो फिर अलग कमरे में रहने का कोई मतलब नहीं है। वो हो को पूरे मन से अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर चुकी थी। दूसरी तरफ रोहान हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी कंपनी-वंपनी सब छोड़ कर के बैठा हुआ था एनी के चक्कर में, और इधर हो को परेशान करने का वो डिसाइड करता है। दोनों की कंपनी के बीच एक वॉर स्टार्ट हो जाता है। वो यहाँ पर रोहन को वार्न करता है कि अगर वो उसकी पीसफुल लाइफ परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसे ख़त्म करने में उसे देर नहीं लगेगा। रोहन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा और एट द एंड एनी को मेरे पास आना ही पड़ेगा। वो हँसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो पैसों के लिए मेरे साथ है, तब तो तुम कभी एनी को समझे ही नहीं। वो कहता है कि मैंने पहले एनी से प्यार किया, मैं उससे पहले मिला, तो तुम क्यों मेरी जगह ले रहे हो? वो कहता है किसने कहा कि तुमने पहले उससे प्यार किया और तुम मुझसे पहले मिले? मैं उससे पहले उससे मिल चुका हूँ। बस वो इतना ही बोल कर के वहाँ से चले जाता है। रोहन को कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद वो इस जंग में हार रहा है। एनी को वो अब कभी नहीं पा पाएगा। वो पूरी ज़िंदगी शादी ना करने का डिसाइड करता है और वो उसी कमरे में रहा करता था जहाँ पर कि एनी रहती थी। वहाँ पर से एनी के लिखे हुए कुछ नोट्स मिलते हैं। उसने उसमें सारे नोट्स रोहन के बारे में ही लिख कर के रखे हुए थे। वो उसे पढ़ के काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और समझ जाता है कि एनी उससे कितना प्यार करती थी और वो इस बात को समझ ही नहीं पाया। लेकिन अब क्या ही फ़ायदा, एनी अब उसकी तो लाइफ़ में ही नहीं है और शायद वो कभी उसकी ज़िंदगी में आने नहीं वाली। आपको क्या लगता है इस पॉइंट पर आकर के, क्या एनी को रोहन को चूज़ करना चाहिए हो को छोड़ कर के? कहानी किस तरीके से टर्न आउट होने वाली है देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहना। ये सब कुछ होने के बाद अगले दिन रोहन से मिलने के लिए एनी जाती है। वो बस उसे इतना बोलने के लिए गई थी कि वो ये सब कुछ करना बंद कर दे। वो उसका हस्बैंड है पहली बात, और दूसरी बात कि वो उससे कमज़ोर नहीं है। अगर वो उस पर आ गया ना तो वो उसकी कंपनी को भी नहीं जाने देने वाला है। तो फिर इन बेफ़िज़ूल के बछड़ों का कोई मतलब नहीं है। और एनी कभी भी दोबारा रोहन से प्यार नहीं करने वाली। इस बात को वो जितनी जल्दी समझ जाए, आगे मूव ऑन कर जाए, उतना बेहतर है। ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। उसकी जाती है रोहन यहाँ पर खून की उल्टियाँ करने लगता है। उसे हॉस्पिटल लेके जाने पर पता चलता है कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिस वज़ह से ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रोहान के साथ है, उसके पास है, उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रहेगा। ग्रैंडफ़ादर तो ये सुन कर के बेहोश होने लगते हैं कि अचानक से रोहान की ज़िंदगी कुछ इस तरीके से बर्बाद हो गई कि अब वो ज़िंदा ही नहीं बचने वाला है। वो बहुत ही रोने लगते हैं, लेकिन रोहान को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो एनी से इतना प्यार करता था कि एनी भी उसके साथ नहीं थी, तो वैसे भी उसे ज़िंदा रहने का मन नहीं था। वो एनी को कॉल करता है और कहता है कि वो बीमार है, क्या एनी उससे मिलने के लिए आएगी? तो वो बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकती है। बेहतर होगा कि अब ये सारे टेंट्रम वो उसके सामने इस्तेमाल ना करे। वो हो के साथ अपनी शांति से ज़िंदगी जी रही होती है। उसे रूहान से सच में कोई मतलब नहीं था, बट उसे ये नहीं पता था कि एक्चुअल में रूहान सच में मर रहा है। धीरे-धीरे वक़्त बीत रहे होते हैं। रूहान का हर एक दिन हॉस्पिटल में ही बीतता था। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर इस तरीके से उसे कहता था कि आप फ़ॉरेन जाकर के ट्रीटमेंट करा सकते हो, जिससे आपकी ज़िंदगी के कुछ साल बढ़ जाएँगे। लेकिन यहाँ पे रोहान ऐसा करने से मना कर देता है, कोई फ़ायदा नहीं था, जब एनी ही उसके लाइफ़ में नहीं है तो। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एनी की लाइफ़ नॉर्मल गुज़र रही थी। वो के पेरेंट लोग भी उसका ख़्याल कर रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल परफ़ेक्ट चल रहा था उसके लाइफ़ में। मरने से पहले रोहान एनी के लिए एक लास्ट गिफ्ट अपने हाथों से बना कर के जाना चाह रहा था। वो उसके लिए ये ब्रेसलेट बना रहा होता है, लेकिन क्या एनी उसे एक्सेप्ट करेगी ये बात भी उसे पता नहीं था। इधर हम लोग देखते हैं कि रोहन की हालत खराब होती जा रही थी। वो यहाँ पर एनी को बताता है कि एक्चुअल में वो मर रहा है, क्या वो उससे मिलने जाना चाहेगी? एनी कहती है कि नहीं, मुझे अब उस इंसान से कोई मतलब नहीं है और वो उससे मिलने नहीं जाएगी। बोल तो देती है लेकिन कहीं न कहीं वो रोहन के बारे में सोच रही होती है और सोचती है क्या उसे लास्ट एक बार रोहन से जाकर के मिलना चाहिए। यही सोचते हुए वो कल हॉस्पिटल जाने के बारे में सोच रही होती है, तभी हम लोग देखते हैं कि ज़िज़ी साउथ अफ्रीका से वापस आ चुकी है और वो एनी से रिवेंज लेने के लिए उसे किडनैप कर लेती है। रोहन का सेक्रेटरी ये बात बता कर के रोहन को जाके बताता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपनी जान की फ़िक्र किए बजाय वो एनी को सेव करने के लिए निकलता है। जीजी कहती है तुम्हारी वज़ह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एनी कह रही है सच में? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, मैं तो तुम लोगों की लाइफ़ से निकल चुका था। तभी वहाँ पर रोहान उसे सेव करने के लिए आ जाता है और यहाँ पर एनी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है ये सब कुछ मेरी वज़ह से हुआ है। मैं तुम्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो एनी को यहाँ से जैसे-तैसे करके सेव करके लेके जा रहा होता है।
वो भी यहाँ पर आता है एनी को सेव करने के लिए। वो उसे कमरे से ऐसे बाहर निकालता है और यहाँ पर रोहान उसे कहता है एनी को लेकर के जाओ, अगर मैं मरा तो भी मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं रहेगा। जीजी यहाँ पर पूरे ऐसे जगह को एरिया को ब्लास्ट कर देती है और इसमें यहाँ पर वो रोहान मारा जाता है। मरने से पहले उसने यहाँ पर एनी के लिए वो ब्रेसलेट जो कि उसने अपने हाथों से बनाया था, वो उसे दे दिया था। वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि रोहान अब इस दुनिया में नहीं है, ना ही ज़िज़ी। और यहाँ पर उसके मरने के बाद कुछ साल बाद एनी ने अपनी बेबी-वेबी के साथ यहाँ पर उसके ग्रेव पर वो विज़िट करती है, जहाँ पर कि वो उसे कहती है, "मैं तुम्हें कभी ये बता नहीं पाई कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, तो ही मैंने वो नेकलेस देख कर के तुम्हें पहचान लिया था कि तुम ही वो इंसान हो, जिसको कि मैंने ये नेकलेस दिया था। इसी वज़ह से मैंने तुम्हें चूज़ किया था। बट काश काश कि तुम इन चीज़ों को पहले समझ पाते। आई होप कि अगले जन्म में तुम्हें इतना हर्ट ना मिले।" ऐसा करके वो फिर वहाँ से चली जाती है। वो एनी और उसकी फैमिली और उसकी बेबी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मुझे लगता है कि रोहन को मारना नहीं चाहिए था। भले ही वो पूरी लाइफ़ इस तरीके से इस बात को लेकर के रिग्रेट करते रहता बट उसे ज़िंदा रहने देना चाहिए था। ये सैड एंडिंग मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।